हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो 12th अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड है। अकाउंटिंग रेशियो या जिसको हम रेशियो एनालिसिस के नाम से जानते हैं, लेखांकन अनुपात या अनुपात विश्लेषण, इसका पूरा डिटेल आपको एकदम ही सिंपल शब्दों में आज हम बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक अपडेट जो कल मिल गया होगा कि आपकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर ही होंगी। मतलब आपको एग्जाम सेंटर में जाकर ही अपना एग्जाम देना होगा। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे कि पिछले सालों के भांति, है ना, या तो उनको जनरल प्रमोशन मिल जाएगा या कॉपी जो है उन्हें घर में लिखने को मिल जाएगी, लेकिन ये हुआ नहीं। और इस साल परीक्षाएं जो हैं वो ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाए। आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपको अपनी मेंटेलिटी को चेंज करते हुए अब केवल और केवल एग्जाम की तैयारी में भिड़ जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर, हमने साल भर तो ये सोचकर कि कोविड के कारण हमारे एग्जाम डिले हो जाएंगे या एग्जाम नहीं होगा, हमने अच्छे से तैयारी नहीं की है, अब क्या होगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है, स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं और उस स्टोरी के बाद हम अपनी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, होता क्या है, एक आदमी होता है जो जंगल में खो जाता है और वो प्यास से तड़पते रहता है, बहुत प्यासा रहता है। अचानक उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो बड़े तेजी से किसी एक राह में दौड़ते हुए चला जाता है। वो इंसान ये सोचता है कि कहीं ना कहीं ये पानी की तलाश में ही जा रहा है, इसे भी प्यास लगी होगी, और वो ये सोचकर उस कुत्ते के पीछे चला जाता है और देखता है कि कुत्ता एक नदी के पास पहुंच गया। और नदी के पास पहुंचकर जैसे ही कुत्ता पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाता है तो वो फिर वापस आ जाता है, फिर जाता है नदी के किनारे और फिर वापस आ जाता है। ये उसकी एक्टिविटी जो है ये लगातार होती रहती है। तो वो आदमी अपनी प्यास को छोड़कर, वो जो बहुत प्यासा था, अब उसकी इस कुत्ते की जो एक्टिविटी है उसको देखकर उसका प्यास कुछ समय के लिए वो भूल गया और कुत्ते पर ही उसका फोकस हो गया। अब वो ये सोचने लगा कि हो सकता है कुत्ता अपनी परछाई को देखकर, जो नदी में उसकी परछाई दिखाई दे रही है, उस परछाई को देखकर वो डर रहा है और इस डर के कारण वो पानी नहीं पी पा रहा। अब वो बड़े गौर से उस कुत्ते को देखने लगा कि कुत्ता आखिर करता क्या है। तब उसने देखा कि कुत्ता फिर पीछे गया और पीछे जाकर वो बड़ी तेजी से आगे की ओर आया और छलांग लगाकर नदी में कूद गया। नदी में कूदने के बाद वो नदी में पानी पीकर पूरी तरह से गीला होकर बाहर आया। तब उस इंसान को यह समझ में आया, जब तक हम अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को बड़ी समझकर उसका सामना नहीं करेंगे, तब तक वो समस्या हमारे लिए बड़ी होगी। कुत्ते ने अपनी परछाई से पीछा छुड़ाने के लिए, उसको तो लगा कि एक और कुत्ता है नदी में जो उसे पानी पीने नहीं देगा, तो उस कुत्ते से वो बचने के लिए या उसको टक्कर देने के लिए, उसको हराने के लिए उसने क्या किया, उसने नदी में छलांग लगा दी। तो ऐसे ही अब आपके सामने भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो आपको इस प्रॉब्लम से डरना नहीं है, एक लंबी छलांग, एक बड़ी छलांग लगानी है और बड़ी छलांग लगाकर आपको आगे बढ़ना। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? दो संख्याओं के परस्पर संबंध को, जो दो संख्याएं हैं उनके बीच के आपसी संबंध को जब हम गणित की भाषा में व्यक्त करते हैं तो वो रेशियो कहलाता है। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है, लेखांकन अनुपात किसे कहते हैं। तो अकाउंटिंग के जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होते हैं, उनको जब हम परस्पर उनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए गणितीय शब्दों में प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं या उनको दिखाते हैं, तो ये लेखांकन अनुपात या अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। क्लियर है? अब अनुपात विश्लेषण क्या है, रेशियो एनालिसिस क्या है? तो ये जो अनुपात हमने निकाला, इस अनुपात का विश्लेषण करना, इसका एनालिसिस करना ही रेशियो एनालिसिस कहलाता है। ये जो रेशियो एनालिसिस है ये आपके फाइनेंशियल एनालिसिस चैप्टर के तहत आता है ना। तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है? तो एक व्यापारी जो बैलेंस शीट तैयार करता है, जो उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है कंपनी का, उस कंपनी के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें वास्तविक स्थिति पता नहीं चलेगी। अगर एक कंपनी कहती है कि उसने पिछले साल की तुलना में इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ज्यादा कमाया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने बहुत ज्यादा, है ना, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। हो सकता है पिछले साल की तुलना में इस साल उसने और कैपिटल इन्वेस्ट किया। पिछले साल जहां उसकी कैपिटल 50 लाख रुपए थी, हो सकता है कि इस साल वो 1 करोड़ रुपए हो गया, मतलब 50 लाख रुपए का कैपिटल उसने और इन्वेस्ट किया।
और लगाया, तो अब हम देखेंगे कि 50 लाख रुपया लगाकर वो 1 लाख कमाया। ठीक है, तो यहां तभी ये चीज समझ में आएगी जब हम उसको एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको समझना है। अनुपात को हम 4 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जो रेशियो है उसका एक्सप्रेशन हम 4 तरह से कर सकते हैं। पहला होता है प्योर रेशियो। प्योर रेशियो में किस तरह से हम दिखाते हैं, तो यहां पर रेशियो के रूप में, जैसे 2:1 है ना, या 3:4, तो वो रेशियो में हम इसको दिखाएंगे। दूसरा होता है परसेंटेज में। 50% मेरा प्रॉफिट जो है पिछले साल से इस साल 50% बढ़ गया या 20% कम हो गया, हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं परसेंटेज में। तीसरा होता है टाइम या रेट के अकॉर्डिंग, मतलब मैं जो है पिछले साल जितना पैसा कमाया था, इस साल मेरी कमाई पिछले साल की तुलना में दुगनी हो गई, 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो ये हम उसको टाइम पे, है ना, टाइम मतलब रेट के आधार पे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, इस पर भी हम व्यक्त कर सकते हैं। या लास्ट है फ्रिक्शन के आधार पर, भिन्न के रूप में 1/4, 5/8, इस तरह से भी हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार होते हैं जिसके आधार पर हम अनुपात को व्यक्त करते हैं। अब आगे देखते हैं कि अनुपात कितने प्रकार के हम निकाल सकते हैं। अनुपात का वर्गीकरण। अनुपात के वर्गीकरण में 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के। पहला होता है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा होता है लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तीसरा होता है शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो। और चौथा और लास्ट होता है क्रियाशीलता या आवर्त अनुपात, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। तो ये 4 उसके प्रकार होते हैं जिसके आधार पर हम अनुपात का वर्गीकरण किए। अब देखते हैं इसमें पहला तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच जो संबंध स्थापित करता है, जो संबंध व्यक्त करता है, वो करंट रेशियो या चल अनुपात कहलाता है। इसमें हम किन दोनों चीजों के बीच में, इन 2 आंकड़ों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं? चल संपत्ति और चल दायित्व। इसका सूत्र होता है चल अनुपात बराबर चल संपत्ति आब्लिक चल दायित्व। ठीक है, चल संपत्ति में जब हम चल दायित्व को भाग दे देते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो चल अनुपात कहलाता है। और इसका जो आदर्श स्तर होता है, आइडियल जो इसका सिचुएशन होता है, वो होता है 2:1, 2:1, मतलब कि जितना हमारा करंट लायबिलिटीज है उसका दुगुना हमारा करंट एसेट होना चाहिए। अब आपको तो मालूम ही है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। करंट एसेट में देखिए, करंट एसेट में क्या क्या आएगा? करंट एसेट में आएगा आपका कैश, रोकड़, कैश एट बैंक, जो बैंक में हमारा पैसा जमा है, स्टॉक, डेटर्स, देनदार, प्राप्य विपत्र, ठीक है, और पूर्वदत्त व्यय है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर उपार्जित आय है, जो आय हमको अप्राप्त है, अभी तक नहीं मिली है। तो ये सारी चीजें और भी कुछ चीजें होती हैं, वो सारी चीजें चल संपत्ति में आती हैं। चल दायित्व में क्या क्या चीजें आती हैं? तो आपके क्रेडिटर्स, लेनदार, देय विपत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, आदत व्यय और प्री, है ना, जो अनुपार्जित आय है, जो हमको एडवांस में कोई पैसा मिल गया। तो ये सारी चीजें, या जो भी 12 महीने जो हमारा लेखांकन पीरियड होता है, 12 महीने का होता है, जो 12 महीने के बीच में या 12 महीने से पहले जिसका भी हमको पेमेंट करना है, वो सारी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज में आती है। और जो इन्वेस्टमेंट हम 12 महीने से कम समय के लिए करते हैं, वो हमारे करंट एसेट में आते हैं। तो ये हो गया आपका चल अनुपात। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा हिस्सा होता है तरल अनुपात, लिक्विड रेशियो, या जिसको क्विक रेशियो भी कहा जाता है। इसी को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, अम्ल परख अनुपात, इसी का नाम है। तीनों एक ही नाम है। ये क्या होता है? तो मैं फिर आपको एक छोटी सी घटना आपको साथ साझा करना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए होता क्या है, अगर आप किसी के यहां गए और आपको एक अनार दिया जाता है और एक गिलास अनार का जूस दिया जाता है। अब आप बताइए कि आप कम समय में अनार को छीलकर खा पाएंगे या अनार जूस को पी लेंगे? अनार का जूस का जो गिलास है वो आप जल्दी खाली कर लेंगे, या अनार जो प्लेट में आपके मिला हुआ है उस अनार को आप चबाकर खाएंगे?
तो कौन से दोनों में से कौन सा चीज पहले खत्म करेंगे? किसको आप क्विकली यूज कर सकते हैं? जाहिर सी बात है अनार जूस पहले आप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, वो लिक्विड है और लिक्विड को हम जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो देखिए लिक्विड का मतलब क्या है? जो जल्दी हो। तो लिक्विड एसेट, ठीक है, और लिक्विड लायबिलिटीज, ठीक। तरल संपत्ति और तरल दायित्व के मध्य जो संबंध स्थापित करता है वो तरल अनुपात कहलाता है। तरल अनुपात में तरल संपत्ति और तरल दायित्व आते हैं। तरल संपत्ति क्या होता है? ऐसी संपत्ति जिसको हम तुरंत कैश में बदल पाए, तुरंत उसको रोकड़ में चेंज कर सकते हो, वो हमारी संपत्ति तरल संपत्ति कहलाती है। अब इसमें क्या क्या आता है? तो जो हमने चल संपत्ति का उदाहरण बताया था आपको, करंट एसेट का, उसमें से आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, रहतिया और पूर्वोदत्त व्यय को माइनस कर देना है। बाकी जितनी भी संपत्तियां हैं करंट एसेट में वो सारी क्या कहलाएंगी? लिक्विड एसेट कहलाएंगी, तरल संपत्ति में आती, क्योंकि रहतिया को, है ना, जो हमारा स्टॉक है हम उसको तुरंत बेचकर पैसा नहीं ला सकते, टाइम लगेगा, ठीक। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका मोबाइल का रिचार्ज। आप पहले मोबाइल रिचार्ज का पैसा देते हैं, बाद में यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। तो जो पैसा हम दे चुके हैं अब उसको तो हम रोकड़ में बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं क्या? आपने 100 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कराया और शाम को आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ी, तो क्या मोबाइल कंपनी आपको वो 100 रुपए रिटर्न करेगी? नहीं करेगी। किसी भी स्थिति में आपके वो 100 रुपए आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो वो जो चला गया वो हम वापस नहीं ला सकते, मतलब उसको कैश में आप बदला नहीं जा सकता। तो ये दो चीजें हैं जिनको आपको हटा देनी है और बाकी जितनी संपत्ति है, चल संपत्तियां, वो तरल संपत्ति में बदल जाएंगे। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज क्या होता है? करंट लायबिलिटीज का मतलब है कि जो हम 1 साल से भीतर के पेमेंट जो हमको करना है वो करंट लायबिलिटीज है। अब करंट लायबिलिटीज से हम लिक्विड लायबिलिटीज में कैसे चेंज करेंगे? तो आपको क्या करना है? करंट लायबिलिटीज में जो चीज दिया हुआ है उसमें से आपको बैंक ओवरड्राफ्ट हटा देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका लिक्विड लायबिलिटीज। तो यहां पर अलग अलग जो राइटर है उनका नियम अलग अलग है। कुछ राइटर ये मानते हैं कि लिक्विड रेशियो का सूत्र लिक्विड एसेट में आपको क्या भाग देना है? लिक्विड या तरल संपत्ति में आपको भाग देना है चल दायित्व। तरल संपत्ति भागे चल दायित्व, तो आपका तरल अनुपात निकल जाता है। कुछ राइटर इसको तरल संपत्ति से तुलनात्मक देखते हैं तरल दायित्व का, मतलब उनका कहना है कि जो लिक्विड एसेट है उसको हम भाग देंगे किससे? लिक्विड लायबिलिटी से। दोनों लिक्विड यूज करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन का सिचुएशन होगा आपको उस हिसाब से काम करना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो वही लिक्विड लायबिलिटीज कहलाएगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसको माइनस कर देंगे तो लिक्विड लायबिलिटीज बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। आज वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पर हम वीडियो को रोकते हैं और इसके जो 3 और प्रकार हैं, लाभदायकता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात और आवर्त अनुपात, इन तीनों का अगले वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस हम इसी तरह से आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो में पहली बार आए हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और घंटी का बटन दबा कर जाइए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।